बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है, एग्रीकल्चर। ये वाला चैप्टर आप मेरे साथ जुड़ के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख लेते हो तो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्कस करेंगे हेडिंग वाइज हेडिंग मेरे बनाए हुए स्पेशल नोट से, जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बड़े डीपली अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस कंसेप्ट को करते हैं डीपली डिस्कस। एग्रीकल्चर चैप्टर की करते हैं भाई स्टार्टिंग। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है जिससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, उस हेडिंग का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मतलब इसमें हम ये देखेंगे इस स्लाइड में कि कितनी टाइप्स की फार्मिंग होती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में कौन कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है। पर रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ, मैं आपकी एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने ना बहुत सारा डेटा याद रखना पड़ेगा। डेटा बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं अगर फसल का नाम बोलूंगा, जैसे शुगर केन है, और शुगर केन कौन सी टाइप की फसल है, मतलब ये सर्दियों में है या गर्मियों वाली फसल है। शुगर केन को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। अब ये तो थी एक क्रॉप की एग्जांपल। अभी हमने ना बहुत सारी क्रॉप्स की एग्जांपल याद रखनी है, कौन सी फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, ऐसा डाटा हमने प्रॉपरली याद करना है। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं एनिमेशन के साथ और पिक्चर दिखा के आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करवाऊंगा। तो आइए इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करें, हमने ना पहले देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। आपको एग्जाम में आ सकता है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपने एग्रीकल्चर का मतलब क्या याद रखना है। एग्रीकल्चर एक ऐसी आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट और साइंस से चलता है। साइंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिट्टी है, मुझे पता ही नहीं होगा इसके ऊपर कौन सी फसल ग्रो करती है, तो मैं ऐसे आंखें बंद करके नहीं ना उगा सकता। हो सकता है वो फसल ही खराब हो जाए। तो एक आर्ट एंड साइंस है जिसके ऊपर क्या किया जाता है? कल्टीवेटिंग सोइल एंड ग्रोइंग क्रॉप, जिसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में फसलों को उगाया जाता है, और साथ में रेजिंग लाइवस्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? पशुपालन। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में इन सभी चीजों को किया जाता है। एक आर्ट एंड साइंस है जिससे कल्टीवेटिंग सोइल, मिट्टी को कल्टीवेट किया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, और जिसके साथ पशुपालन लाइव स्टॉक भी किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। पहली बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते आपने एक बात नोट कर लेनी है, जो एग्रीकल्चर है ना, वो बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमिक। इंडिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बैकबोन बोली जाती है एग्रीकल्चर को। उसके कुछ कारण है। पहला कारण क्या है? इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक लेज की कंपनी है, और लेज को बनाने के लिए क्या चाहिए? पोटैटो, आलू। तो आलू कौन प्रोवाइड करवाएगा? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी प्रोवाइड कराएगी, जिससे लेज बनेंगे। मतलब यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया, जो एग्रीकल्चर है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। पहला पॉइंट समझ आ गया। अगला पॉइंट है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 टू द जीडीपी। अगर इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट की जाए, उसमें 1/3 योगदान किसका होता है? एग्रीकल्चर का। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया में एग्रीकल्चर का 1/3 कंट्रीब्यूशन है। इसका अगला पॉइंट क्या है? जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में 1 to 1.02 मिलियंस पीपल्स को खाना प्रोवाइड करवाती है। मतलब एग्रीकल्चर से ही लोग खाते हैं। चाहे हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे हम बैंकिंग में काम करते हैं, चाहे हम टीचिंग में काम करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, खाएंगे तो हम खाना ही ना। तो खाना कौन प्रोवाइड करवाता है? एग्रीकल्चर ही खाना प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए एग्रीकल्चर को बैकबोन बोला जाता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एग्रीकल्चर को इंडिया की इकोनॉमिक की बैकबोन क्यों बोला जाता है। तो आपने ये सभी पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से लिखने हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, इस हेडिंग के ऊपर आते हैं। इंडिया में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कितनी टाइप की फार्मिंग आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक टाइप है फार्मिंग की। अगली टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है भाई? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद थर्ड वन इज है एक्सटेंसिव फार्मिंग। कौन सी? एक्सटेंसिव फार्मिंग।
एंड लास्ट वन इज ए कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी कमर्शियल फार्मिंग? इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब पहले की और लास्ट वाली की ब्रैकेट में मैंने लिखा है इंडिया। मतलब जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है और कमर्शियल फार्मिंग भी इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। आपको एग्जाम में यहाँ पर इन बिटवीन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इंडिया में कौन कौन सी फार्मिंग चारों में से प्रैक्टिस की जाती है? तो पहली और फोर्थ, मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। आई होप ये इतना डाटा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जितने मर्जी एक्स्ट्रा और बना लो। पहला एग्रीकल्चर का मीनिंग, दूसरा बैकबोन क्यों बोला जाता है एग्रीकल्चर को, तीसरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब कितनी टाइप की फार्मिंग होती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब भाई एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये फार्मिंग को, जिसमें हम पहली फार्मिंग कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ना क्रैम करने से पहले या रटा लगाने से पहले हम ना इन तीनों शब्दों को समझते हैं कहना क्या चाहता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा करना, और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। अब इन तीनों को मिला के क्या बना, ऐसी खेती जो लोग प्राचीन समय से, पुराने समय से अपना गुजारा करने के लिए करते थे, उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब हम इसके फैक्चुअल डिटेल देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता होता है। तो इसका मीनिंग ये है, जो प्रैक्टिस की जाती है ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड फॉर सस्टेन देयर फैमिली, कि ऐसी एग्रीकल्चर जो स्मॉल पीसीस के ऊपर की जाती है। मतलब यहाँ पर जो किसान खेती कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, प्राचीन समय से यूज़ करता है। प्राचीन मतलब पुराने समय से जो पुराने टूल्स यूज़ करता है, मतलब इतना पैसा नहीं है जिसके पास, और वो सस्टेन करने के लिए, पालने के लिए अपनी फैमिली को वो फार्मिंग करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता होता है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो आपने ये लिख देना सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं। प्रिमिटिव टूल्स मतलब प्राचीन समय से जो टूल्स यूज करते आ रहे थे, जैसे कुछ टूल्स नाम याद आप रखने हैं यहाँ पर। जैसे आजकल देखते हो ना लोग ट्रैक्टर के ऊपर मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, वो लोग किसान आज के समय में भी करते हैं, पुराने टूल्स यूज करते हैं, जैसे एंड डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। मतलब आपने कुछ नाम याद रखने हैं। HOE पहला टूल है, ये ऐसा दिखता है। उसके बाद DAO डाओ और डिगिंग स्टिक्स का यूज करके खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर आपको MCQs में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव टूल कौन कौन से है, ये आपने MCQs में कुछ अलग से ऑप्शन दिए होंगे, आपने बढ़िया सही वाला करेक्ट करना है। 2 फैक्चुअल डिटेल समझ आ गई। उसके बाद अगली फैक्चुअल डिटेल क्या है, फार्मिंग किसके द्वारा की जाती है। आजकल किसान देखते हैं ना, बहुत सारी लेबर से लगा देते हैं, पर ये लोग बेचारे क्या है, गरीब किसान होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। तो फार्मिंग करते हैं फैमिली मेंबर या कम्युनिटी के अपने लोग लेबर बन के, मतलब या तो फैमिली के अपने बंदे होंगे, जैसे मम्मी पापा और बच्चे फैमिली में हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर, बीज बीजने में या कुछ भी काटने में फसल, या कम्युनिटी के लेबर मतलब आपस में मिलके उस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की फसलों को बीजवाएंगे और कटवाएंगे। आगे क्या है, यहाँ पर मॉडर्न तरीके से यूज करेंगे किसान या ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। बिल्कुल ओल्ड टेक्निक्स यूज करेंगे। तो किसान खेती कैसे करेंगे, ओल्ड टेक्निक्स एंड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स आर यूज, मतलब पुराने तरीके से किसान खेती बाड़ी करेंगे और जितनी भी फसल होगी अपनी फैमिली के लिए वो गुजारे करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या है, लो है। मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट निकल के आएगी छोटे से लैंड से, वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि लैंड ही उन्होंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा कम, और लैंड उन्होंने बेचने के लिए फसल नहीं उगाई, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली को पालने के लिए फसल उगाई है। आगे भाई वो किसी पेस्टिसाइड या HYV सीड्स का यूज़ करेंगे नहीं, तो नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड HYV सीड्स, मतलब कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे किसान क्या करते होते हैं, फसल क्या उगाते हैं छोटे लैंड के ऊपर, फैमिली पालनी, उन्होंने पुराने टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। और ये डिपेंड होती है मानसून के ऊपर, मतलब कोई भी ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगाते किसान। वो मानसून मतलब बारिश पड़ गई तो उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं पड़ी तो उनकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। यहाँ तक फैक्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गया, आई होप। अब आगे जाके कंसेप्ट आता है जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, उसके अलग अलग नाम है कंट्री में, अलग अलग रीजन्स में। मतलब किसी और स्टेट में किसी और नाम से जानी जाएगी, किसी और स्टेट में किसी और। आपने कुछ स्टेट्स याद रखनी है और कुछ अलग से नाम याद रखने हैं, इनके सेकंड नाम बोल सकते हो। जैसे पहला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। आपको आ सकता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं किसान, आज भी यूज होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द पैच ऑफ लैंड क्लियर बाय कटिंग ऑफ ट्री एंड बर्न। या तो कटिंग ऑफ ट्रीज करके या फसलों को बर्न करके पैच को क्लियर करते हैं। जैसे कुछ आपने ऐसी आग लगी होगी देखी, जिसमें किसान क्या करता है, जब फसल पक जाती है, ये जो फालतू बच जाता है उसको आग लगा देते हैं, और जब ये आग बुझती है, जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म होता है, तब नई फसल उगाता है। इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। दो कंसेप्ट के बारे में समझ आ गया। उसके बाद इसका अगला नाम क्या है, झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी है, असम, मेघालय और मिजोरम वाली स्टेट्स में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। इसको याद रखने का तरीका, झूम झूम के नाच रहा है, कुछ ऐसे याद रख लो, ठीक है। और लास्ट नाम है इसका पैंगलोंग। पैंगलोंग कहाँ पर बोला जाता है, मणिपुर एंड छत्तीसगढ़ की स्टेट्स में इसको पैंगलोंग बोला जाता है। आई होप ये डिफरेंट नाम आपको अच्छे से समझ आ गए। क्वेश्चन एमसीक्यूज में अगर देखें तो कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई नाम से पूछा जा सकता है, प्रिमिटिव टूल से पूछा जा सकता है, मानसून के ऊपर कौन सी फसल डिपेंड है, एचवाईवी सीड्स का यूज कौन सा नहीं करती, ये पूछा जा सकता है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या बनेगा, एक्सप्लेन अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सारा राम कहानी आपने लिख देनी है। आई होप ये पहली एग्रीकल्चर की टाइप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर की टाइप में बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है। तो चैप्टर को आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है। मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं, जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है, उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे, और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए, और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो अब चैप्टर करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहले हम इन तीनों वर्ड्स का करते हैं भाई ऑपरेशन। इंटेंसिव का अगर बेसिकली आसान भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। उसके बाद सब्सिस्टेंस का मतलब सेम ही, गुजारा करना। और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। हाँ, ज्यादा गुजारा करना, खेती, क्या लाइन बनी। तो आपने इसको अभी तक ये याद रखना है, ऐसे किसान जो किसी न किसी अपने छोटे से लैंड, अपनी जगह को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इंटेंसिव यूज करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, उसको बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब जो ऐसा किसान, ये इतना ज्यादा अमीर नहीं होता, ये छोटा सा किसान होता है, बाकी हम बातें आके डिस्कस करेंगे, जो अपने खेत का या अपनी जगह का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, इंटेंसिव यूज करता है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा यूज करना। जैसे आप अपनी ब्रेन का इंटेंसिव यूज करके कुछ भी लाइफ में बन सकते हो, वैसे ही क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या
क्या होता है वो आगे हम पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं फैक्चुअल डिटेल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है इसका, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया विद एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड। इसको समझो, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, वो बेसिकली ऐसे एरियाज में की जाती है जहां पर थिकली पॉपुलेशन होती है। मतलब थिकली पॉपुलेशन मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, रहने के लिए जगह होती है और किसान के लिए खेती करने के लिए छोटी सी जगह होती है और वो कोशिश करता है कि मैं इस छोटी सी लैंड से ही ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल दूं। मतलब निचोड़ देता है किसान। जैसे आप अपने दिमाग को निचोड़ देते हो ना, कभी मैथमेटिक्स करते हो, कभी साइंस करते हो, कभी सोशल साइंस करते हो, मतलब इंटेंसिव यूज़ करके आप ज़्यादा नंबर लेते हो, वैसे ही किसान इंटेंसिव यूज़ करके खेत का ज़्यादा आउटपुट लेता है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है भाई, मैंने पहले बताया था अमीर ज्यादा किसान नहीं होता ये वाला। तो बेसिकली ये वाली फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वेयर फार्मर गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम स्मॉल लैंड। समझे इस बात को, ये लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक्स हमने यूज नहीं करनी भाई। हमने क्या है, सिर्फ और सिर्फ आम लेबर ही यूज करनी है, मशीनों का यूज नहीं करना। तो लेबर इंटेंसिव समझ आ गया, जहां पर लेबर ही यूज होती है कोई भी काम करने के लिए, बीज बीजने के लिए, फसलों को काटने के लिए, मतलब लेबर इंटेंसिव है, कोई मशीनों का यूज नहीं करना। तो फार्मर की ज्यादा से ज्यादा एम क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले। मतलब वो खेत को निचोड़ लेता है, चूस लेता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा खेतों को यूज करना। आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, थोड़ी नहीं ज्यादा ही क्लैरिटी होगी। अगला पॉइंट है इसका, जिससे हमें पता चलता है इसके बारे में और क्या है, मोर देन वन क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में एक से ज्यादा फसल। अब एक से ज्यादा बोली ना, किसान 2 भी फसलें उगा सकता है, 3 भी फसलें उगा सकता है, 4 भी उगा सकता है, 5 भी उगा सकता है। ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर बेस है। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंसिव यूज करना है ताकि आउटपुट ज्यादा हो। तो किसान क्या करता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अपना गुजारा करने के लिए एक से ज्यादा फसलें उगाता है। उसके बाद अगली बात, फार्मिंग फॉर फैमिली। फैमिली के लिए फार्म करता है, ज्यादा बेचने के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके पास लैंड तो इतने ज्यादा नहीं होता ना, जगह इतना ज्यादा नहीं है। अगर जगह ज्यादा होगी तभी वो मार्केट में बेचेगा ना। लैंड कम होती है जिसमें वो हर तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता है। मिर्चों को उगाता है ताकि उनकी मिर्चों की जो डिमांड है घर की पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो को उगा देगा, आलू उनके घर की डिमांड पूरी हो जाए, वो कोई और एक आधी फसल उगा सकता है, जिससे क्या है उनकी घर की खपत के लिए ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसको बाहर खरीदना ना पड़े, पैसे बच जाए उसके। अगली बात क्या है, यहाँ पर कुछ मॉडर्न इनपुट्स भी यूज किए जाते हैं। ऐसे नहीं पूरा का पूरा, जैसे हमने पिछली बार प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा था, किसान बड़ा ज्यादा गरीब था। इस किसान के पास थोड़े से पैसे होते हैं, इसमें वो मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज कर सकता है, पेस्टिसाइड यूज कर सकता है, इरिगेशन के मेथड यूज कर सकता है, बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है, मोटर वगैरह लगा सकता है, और HYV सीड्स को भी यूज कर सकता है फॉर मोर प्रोडक्शन। अब HYV सीड्स कौन से होते हैं, नए प्रकार के बीज है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बस आपने ये याद रखना है, 2 तरह के बीज होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स और HYV। HYV से प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ट्रेडिशनल से प्रोडक्शन कम होती है, बस ये याद रखना है। मतलब मेन किसान का मतलब क्या होगा, छोटे से छोटे लैंड से ये सारे इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट लेना। अगली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की लास्ट बात क्या है, नो अदर लाइवलीहुड और प्रेशर ऑन लैंड। मतलब और किसान के पास और कोई काम नहीं होता। जैसे आप लोग देखते हो बैंक में नहीं जा सकता किसान, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, सारा दिन खेतों में लगा रहता है, ठीक है, और कोई काम नहीं होता उसको, सिर्फ एक खेती बाड़ी का ही काम होता है उस किसान को, और जिसके चक्कर में लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अब एक लैंड है, उसने एक ही फसल उगानी है, यहाँ पर क्या है, मोर देन वन क्रॉप, तो उस लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन बिटवीन ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिससे लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो कौन सी है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इसमें आपने एरिया याद रखना है, नदन के प्लेन्स, मतलब नदन के मैदानी इलाकों में, जो आप ये मैप में देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में आउटपुट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर का यही क्वेश्चन बनेगा, हाँ भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपने ये सारा लिख देना। वैसे भी आपको नोट्स में पकी पकाई खीर मिलेगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई फार्मिंग। अब इसके बाद हम 3rd नंबर वाली फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, एक्सटेंसिव फार्मिंग।
अब बेसिकली एक्सटेंसिव फार्मिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है, विशाल भूमि खेती। ऐसे किसान जिसके पास बहुत ज़्यादा विशाल मतलब बहुत ज़्यादा लैंड होती है, बहुत ज़्यादा एरिया होता है जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन करता है, उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। हिंदी में समझ आ गया, हाँ भी एक किसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बिग लैंड है जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करता है। अब बात करते हैं इनका मीनिंग के बारे में। हाँ भाई, एक्सटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इस जो फार्मिंग में ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में इतना ज़्यादा डाटा नहीं दिया, जितना मैं करवाऊंगा आपने उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग मीन्स अंडर लार्ज लैंड विद लेस लेबर एंड कैपिटल, गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। समझो इस बात को, इंग्लिश में जो जो मैंने बोल दिया आपने, अब हिंदी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब लार्ज लैंड को एक फार्मिंग की जाती है, लार्ज लैंड के ऊपर फार्मिंग की जाती है और वहां पर लेबर इतनी ज्यादा नहीं लगाई जाती, ठीक है। बस आपने कंसेप्चुअल डिटेल याद रखनी है। हाँ भी, एक तो लार्ज लैंड के ऊपर खेती बाड़ी की जाएगी और जिसके साथ लेबर और कैपिटल लेस लगाई जाएगी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसे। इसने क्या करना है? लेबर भी कम लगानी है और कैपिटल भी कम लगानी है। अब जो आगे टू लाइंस है ना, इसका बड़ा डीपली मतलब है। क्या लिखा है आगे? गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। मतलब इस किसान के पास ना बहुत ज्यादा एकड़ में जमीन होती है, बहुत ज्यादा एकड़ में। यहाँ पर लिखा है ना हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स का मतलब क्या होता है? एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के पास है 2000 एकड़ जमीन है। अब यहाँ पर लिखा है ना, इसमें जो पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर को अगर देखें तो उसमें ना कम उसको आउटपुट मिलती है किसान की। अगर ये 2000 एकड़ को मिला दे, मतलब सारे हेक्टेयर्स को मिला दे, तो यहाँ पर क्या है? टोटल आउटपुट क्या होती है? बड़ा ज्यादा मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ आ गया? दो बातें हैं इसमें मैंने याद रखने वाली। एक तो लार्ज लैंड और लो लेबर और कैपिटल पे की जाती है, और दूसरी लाइन ये है कि एक हेक्टेयर से उसको किसान को कम मिलता है। अगर टोटल हेक्टेयर्स मिला दे जाए तो टोटल आउटपुट जो होती है ज्यादा होती है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। यहाँ पर पिछली बार एक्सटेंसिव फार्मिंग से ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में, ऐसी कौन सी फार्मिंग है जो पर हेक्टेयर में तो लो प्रोडक्शन देती है पर टोटल ओवरऑल में ज्यादा उसकी आउटपुट होती है? तो कौन सी है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। आई होप ये कंसेप्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला आपने एक फैक्चुअल डिटेल एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में याद रखनी है। प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है किसान, एरिया ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव लैंड होती है। एक्सटेंसिव लैंड का मतलब क्या होता है? विशाल लैंड होती है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है मेरा ये भी एरिया है वो कल्टीवेशन के अंडर आ जाए और लास्ट में आउटपुट को मार्केट में बेच सकता हूँ मैं, कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं है। इसका लास्ट कंसेप्ट क्या है? हाँ जी, लास्ट ही है। इतनी बातें आपने याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा इन बातों से ही आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी सारा का सारा आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। खैर, लास्ट बात क्या है इसकी? इट इज डन इन थिनली पॉपुलेटेड एरिया। ये जो एग्रीकल्चर की टाइप है, ये थिनली मतलब कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। अब इसको कोरिलेट करके देखो, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसके पास लैंड कम था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग ना, यहाँ पर क्या की जाती है? कम आबादी, जहाँ पर आबादी कम है, लोगों के पास एक्स्ट्रा लैंड है, उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते हैं। तो ये वाली जो फार्मिंग है, ये वाली क्या है? थिनली पॉपुलेटेड, कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है, जिससे किसान क्या करता है? हाई टोटल आउटपुट, ज्यादा आउटपुट निकलती है। आई होप ये सारा कंसेप्चुअल डिटेल आपको एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में समझ आ गई। इसके बाद जो आपकी लास्ट हम फार्मिंग करेंगे, उसके बाद एक नई मेन हेडिंग शुरू करेंगे, और लास्ट जो फार्मिंग है उसका नाम क्या रहने वाला है? कमर्शियल फार्मिंग। बेसिकली कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस, और फार्मिंग का मतलब क्या होता है? खेती। ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करता है, मार्केट में बेचने के लिए करता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपको ना एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसको एग्जैक्ट हिंदी में बोला जाता है व्यावसायिक खेती। मतलब जो व्यवसाय मतलब बिजनेस के लिए खेती की जाती है उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। तो इसका पहले देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है? फार्मर ग्रो क्रॉप इन लार्ज फार्म टू सेल इन मार्केट। जो फार्मर होता है, कोई भी फसल है, कोई एक से ज्यादा फसलें भी हो सकती है, मार्केट में बेचने के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर उगाता है और उसको पकने के बाद मार्केट में बेचता है, उसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। एग्जाम में आपको यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन कमर्शियल फार्मिंग, तो ये वाला आपने पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट
जो कमर्शियल फार्मिंग में किसान यूज करता है वो क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स का यूज करता है, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वो सारी चीजें यूज करता है, जैसे कीटनाशक हो गया, दवाइयाँ वगैरह डालता है, और सबसे हाई क्वालिटी के HYV सीड जो महंगे होते हैं एज कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल सीड से, उसका यूज करता है, क्योंकि इस किसान के पास भाई पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग की अगली बात क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। जो पर हेक्टेयर है, मतलब हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हेक्टेयर में 2.47 जो एकर्स होते हैं, जमीन होते हैं, यहाँ पर किसान की पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, आउटकम है, जो रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। उसका मेन मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को एग्रीकल्चर के अंडर लेके आना और मार्केट में लास्ट में बेचना। यहाँ पर आपने कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है, कमर्शियल फार्मिंग कौन सी स्टेट में कौन सी फसल की जाती है, एक ही याद रखनी है, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा की जो कमर्शियल क्रॉप है वो राइस है। आपको इन बिटवीन यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, नेम द क्रॉप विच इज कमर्शियल क्रॉप फॉर पंजाब एंड हरियाणा, तो राइस है इसका आंसर। ठीक है, और एक बात बता दूं, जहां पर पंजाब है वहां पर हरियाणा का 99% नाम आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, जहां पर पंजाब है आपने हरियाणा का नाम चुपचाप आके बंद करके लिख देना, सही हो जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक आपको ये डेटा अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की अगेन। कमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कोई भी फसल है, एक से ज़्यादा फसलें हम उगा सकते हैं बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब एक फसल किसान बड़े लेवल के ऊपर उगाता है, सिर्फ एक ही फसल होती है। तो इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया विद ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बड़े कम्युनिकेशन और बड़े ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जब कोई किसान एक ही फसल ह्यूज कैपिटल मतलब बहुत सारे पैसे लगा के उगाता है मार्केट में बेचने के लिए, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्जाम में एक तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपने वो सारा डाटा लिखना है, एक आएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, तो ये सारा डाटा लिखना है। अगली बात आपने याद रखनी है, कुछ फसलें जो कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंडर आती है, जैसे असम में टी उगाई जाती है, असम के बाग, टी के बाग बड़े ज़्यादा मशहूर है। कर्नाटका में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये आपने दो स्टेट्स याद रखनी है, आपको ना एग्जाम में आ सकता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जांपल दो तो आपने दोनों बता देनी है, टी कहाँ पर उगाई जाती है, असम में, कर्नाटका में क्या उगाई जाती है, कॉफ़ी। यहाँ पर आगे क्या डाटा याद रखना है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, खास करके प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोटैटो उगा लूँ, बहुत सारे खेतों में बहुत सारे पोटैटो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेस बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब लेस किससे बनते हैं, पोटैटो से। तो मेरे पोटैटो मार्केट में जब बिकेंगे तो लेस वाली कंपनी इसको खरीद लेगी इंडस्ट्री, तो उसके लिए मैं रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप ये यहाँ तक आपको डाटा अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसकी डेवलपमेंट कौन कौन से रीजन में आज के टाइम में हो रही है, तो आपने रीजन का नाम याद रखना है। डेवलप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ प्लेसेस में, उसके बाद सब हिमालयंस की कुछ रीजन्स में हो रही है, और वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी के कुछ क्षेत्र में। आपने ये क्षेत्र याद रखने हैं, ये एरिया याद रखने हैं जहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे अपने क्षेत्र, ये सारे प्लेस लिख दे रही है। वैसे भी आपको नोट्स में सारी बनी बनाई खीर बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो हमारी ये वाली जो मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली मेन हेडिंग शुरू करेंगे, पर उससे पहले एग्जाम में आपको ना डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर और इंटेंसिव प्लांटेशन के बारे में बताओ, या कमर्शियल फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग के बीच डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस में भी आ सकता है, सिंगल 4 क्रॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं, 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद भाई बढ़ते हैं हम अगली दूसरी मेन हेडिंग के ऊपर, जिसका नाम क्या रहने वाला है, क्रॉपिंग पैटर्न। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का क्या है, मतलब इंडिया में कौन सी फसल कैसे किस पैटर्न में उगाई जाती है, किस पैटर्न में काटी जाती है। जैसे आपके एग्जाम कुछ पैटर्न में चलते हैं ना, जैसे पहले टर्म 1 आती है एग्जाम, फिर टर्म 2 आती है, ऐसे कुछ करके इंडिया में जो फसलें हैं वो भी टर्म्स के हिसाब से, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से उगाई जाती है। अब यहाँ पर हमने इस हेडिंग को नोट से अच्छी तरह समझना है, तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। भाई हमने अब
अब इस स्लाइड में क्या याद रखना है, डेटा, बहुत सारा डेटा। जैसे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था बहुत सारा डेटा याद रखना पड़ेगा, पर आप टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे उतना ही डेटा याद रखना है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा डाटा है, पर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखना है। तो बेसिकली जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो 3 क्रॉपिंग पैटर्न में आता है। जैसे पहला है रबी क्रॉप्स, मतलब एक रबी पैटर्न है, और उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ पैटर्न है, और थर्ड पैटर्न है जैद पैटर्न। अब यहाँ पर इस हर पैटर्न में अलग अलग फसलें होंगी, हम बढ़िया तरीके से कंपैरिजन के जरिए करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहले हम ना बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो 2 पैटर्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, रबी और खरीफ, इसको हम कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम रबी और खरीफ का पहले देखेंगे, सोन कब बीजी जाती है फसलें, हार्वेस्ट कब हार्वेस्ट की जाती है, ग्रोन इन कौन कौन सी इंडिया की स्टेट में इनको ग्रोन किया जाता है, क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स होती है इसमें, और फीचर्स रबी के क्या फीचर्स हैं, खरीफ के क्या फीचर्स हैं, ये बातें हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। आपको एक पर्टिकुलर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है रबी क्रॉप, या आपको खरीफ के बारे में भी आ सकता है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले रबी क्रॉप्स में हम सोन देखते हैं। रबी क्रॉप्स में जो बीजी जाती है फसल वो विंटर में बीजी जाती है, विंटर मतलब सर्दियों में बीजी जाती है। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने, अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक किसान क्या करता है, बीज देता है रबी की फसलें। यहाँ तक समझ आ गया भाई, आसान है, डाटा क्या है आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे और मेरे नोट से देख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद भाई खरीफ, खरीफ होती है मानसून में बीजी जाती है, मानसून मतलब जब बारिश पड़ती है तब ये खरीफ की फसलें बीजी जाती है। इसका आपने टाइम पीरियड याद रखना है, जून से लेके जुलाई तक ये खरीफ की फसलें बीजी जाती हैं। पहला पॉइंट सभी का समझ आ गया, रबी और खरीफ में सोन कब की जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाई हार्वेस्ट, रबी की क्रॉप हार्वेस्ट कब की जाती है, समर, समर में एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने, अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल से लेके जून तक ये काट लेते हैं फसलों को। याद रखने का क्या तरीका है, जो रबी खरीफ है वो विंटर में, रबी मतलब रब जैसी साउंड आ रही है, गॉड, तो गॉड हमेशा जीतता है, WIN विन, तो विंटर में जो सर्दियों वाला माहौल होता है वो वैसे भी पॉजिटिव माना जाता है, तो भगवान रबी मतलब वो विंटर में बीजी जाएंगी, और काटी कब जाएंगी, इसका उल्टा समर में, अप्रैल से जून तक। आगे खरीफ, खरीफ मानसून में, मतलब खरीफ की जो फसल होती है बारिश में लगाई जाती है, और इसको सितंबर से लेके अक्टूबर के समय के दौरान क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ से आपको बहुत सारे MCQ जितने मर्जी बना लो, अभी रबी की खरीफ हार्वेस्ट की कब की जाती है तो ये अपनी डेट लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रोन इन, कौन कौन से एरिया में इंडिया की ग्रोन की जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स। पहले बात करते हैं रबी, रबी की जाती है पंजाब, पंजाब के साथ क्या बाय वन गेट वन फ्री आएगा, हरियाणा, हरियाणा का नाम ये याद रखना। उसके बाद HP मतलब हिमाचल प्रदेश, J&K मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड UP मतलब ये वाली स्टेट्स में रबी क्रॉप्स की खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, सोन और हार्वेस्ट की जाती है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ, खरीफ जो क्रॉप है वो कहाँ पर उगाई जाती है, असम में। खरीफ मैंने बोला ना कि पानी की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है इसको, क्योंकि मानसून में बीजी जाती है, और जो कोस्टल रीजन के एरियाज में आसपास होते हैं, उड़ीसा हो गया जैसे, ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये UP बिहार में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो आपने डरना नहीं है, इतना डेटा देख के आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और नोट से प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्रॉप्स। हाँ भी, रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं और खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो रबी में पहली है वीट, दूसरी है बार्ले, तीसरी है पीस, और चौथी है ग्राम, और पांचवी है मस्टर्ड। इतनी ही याद रखनी है, इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। उसके बाद अगली बात आती है खरीफ, खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स है, पैडी, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर भी बोला जाता है, अगली है मूंग, उसके बाद उड़द, कॉटन एंड जूट, ये वाली जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप्स की है। अगली हम फीचर्स की बात करें, रबी क्रॉप्स के क्या क्या फीचर्स हैं और खरीफ के क्या क्या फीचर्स हैं। जो रबी क्रॉप्स है ना उसको प्रेसिपिटेशन फेवर करती है क्रॉप्स को, मतलब मैंने बोला ना कि बारिश सिर्फ और सिर्फ खरीफ के लिए जरूरी नहीं है, अगर रबी में भी बारिश पड़ेगी तो वो क्रॉप्स अच्छी ग्रो करेंगी। तो आपको फीचर आ सकता है कि क्या फीचर है, तो आपने लिखना है अभी जो प्रेसिपिटेशन है वो फेवर करती है क्रॉप को, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करें, ग्रो वेल इन हॉट, मतलब हॉट में ये अच्छी, मतलब हॉटनेस में अच्छी
ग्रो करती है भाई, क्योंकि इसको जैसे मैंने बोला ना कि ऊपर देखो सोन कब की जाती है, जून जुलाई मतलब गर्मियों में, तो गर्मी वाला मौसम इसके लिए बेस्ट है। और ह्यूमिड एरिया जहाँ पर भड़ास वगैरह होती है, और रेन फेड एरिया जहाँ पर रेन कम पड़ती है, उस एरियाज में ये वाली फसलें उगाई जाती है खरीफ वाली। तो आपने वो कुछ ऐसा डाटा याद रखना है रबी और खरीफ का। यहाँ पर आपको रबी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने सारा डाटा लिख देना है, खरीफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये सारा डाटा लिखना है। अगर पर्टिकुलर किसी बीच में वाला पूछा जाए, जैसे आपको आ सकता है रेन फेड एरिया में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो ये सारी क्रॉप्स लिखनी है और ये जगह लिखनी है, और कौन सी है खरीफ क्रॉप्स होती है। आई होप ये दोनों का कंपैरिजन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब भाई रह गया जैद। जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो तीसरी क्रॉप्स की टाइप्स है, जो तीसरा क्रॉपिंग का पैटर्न होता है, ऐसी क्रॉप्स जो रबी हमने की है, खरीफ हमने की है, इसके बीचों बीच, इन दोनों के बीच वाले टाइम पीरियड में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको जायद क्रॉप के बोला जाता है। डेफिनेशन में जैसे लिखा है, ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, मतलब रबी के सीजन में और खरीफ के सीजन के बिल्कुल बीचों बीच जो उगाई जाती है फसलें, उसको कौन सी बोला जाता है, जायद क्रॉप। यहाँ पर जायद क्रॉप की आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो यही लिखना है। उसके बाद इसमें इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी फसलें इंक्लूड होती हैं, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आपने खाई होगी, जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर्स हो गए, और अदर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो जानवरों को चारा डालने के काम आती है, उसको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा आपने याद रखना है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद आगे कंसेप्ट आता है मेजर क्रॉप्स के बारे में। अब ये वाली जो हेडिंग है ना, इसमें हम इंडिया में उगाई जाने वाली कुछ मेजर क्रॉप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया में क्या किया जाता है, इस क्रॉप्स को, इन जो आगे डिस्कस करेंगे, इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इस हेडिंग के बारे में बता दूं, इंडिया में बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है, पर आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग हम इन 5 फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड मिलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पांचों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं भाई, बहुत सारा डेटा याद रखना पड़ेगा। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम इस डेटा को प्रॉपरली नोट से मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। टेक्स्ट बुक्स में आपको बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान लैंग्वेज में इसको समझाऊं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम राइस के बारे में। राइस में कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे, ऐसी सभी जो फसलें हैं उसकी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। राइस का पहला क्राइटेरिया टेम्परेचर कितना चाहिए भाई। टेम्परेचर इसको चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, जिसमें आपने एग्जैक्ट टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस राइस के लिए आपने याद रखना है। और मैं बता दूं, राइस कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब जो मैंने पिछले 3 सीजन्स कराए हैं, 3 क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में करवाए हैं, उसमें से राइस कौन से पैटर्न में उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप में। अगली बात राइस की आती है रेनफॉल। एनुअल कितना रेनफॉल चाहिए राइस को, तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन के लिए रेनफॉल होना जरूरी है, अगर राइस की कल्टीवेशन अच्छी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं ग्रोन इन, कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है। तो ग्रो किया जाता है पंजाब, पंजाब के साथ बाय वन गेट वन फ्री स्टेट कौन सी है, हरियाणा। हरियाणा के बाद यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, लास्ट में एक्सेप्ट्रा। जितने भी एक्सेप्ट्रा आएंगे मैं नोट्स में दे दूंगा, पर सफिशेंट है, आप अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए इतना सारा डाटा लिख सकते हो, सफिशेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्राइटेरिया है सोइल। मिट्टी कौन सी चाहिए भाई राइस की, अगर कल्टीवेशन मैंने करनी है तो पहली मिट्टी है सिल्ट। सिल्ट मिट्टी की टाइप है, आपने एज इट इज ही याद रखनी है। उसके बाद है लूम्स सोइल। लूम्स सोइल की एक टाइप है जो लूम्स मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। लास्ट वन इज एलुवियल, एलुवियल सोइल। तो यहाँ पर एलुवियल के ब्रैकेट में मैंने लिखा है बेस्ट सोइल। अगर राइस की कल्टीवेशन करनी है तो उसके लिए बेस्ट सोइल कौन सी है, एलुवियल। आपको यहाँ पर इन बिटवीन एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन आएंगे, रेनफॉल कितनी चाहिए, बेस्ट सोइल कौन सी है भाई राइस के लिए, तो एलुवियल सोइल। अगर टेम्परेचर कितना चाहिए, तो ये सारा लिखना है आपने। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया अदर्स में मैंने रखा है, और भी बहुत सारी बातें राइस के लिए जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो अदर बातों में पहली बात आपने याद रखनी है, ये स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल फूड बोल दो, स्टेपल क्रॉप बोल दो, मतलब ये इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली क्रॉप में से एक है। आपको आ सकता है इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी है, तो राइस आपने लिखना है, जो सबसे ज्यादा पसंद लोग करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगली अदर बात आपने राइस में क्या याद रखनी है, जो इंडिया है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस को प्रोड्यूस करने में। आफ्टर दैट चाइना, मतलब चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है वर्ल्ड के राइस प्रोड्यूस करने में, और इंडिया का सेकंड रैंक है। तो आई होप ये सारी की सारी राइस की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आपको आएगा क्राइटेरिया ऑफ राइस फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया, तो आपने सारे क्राइटेरियाज 5 नंबर का क्वेश्चन आता लिखने हैं। इन बिटवीन या एमसीक्यूज में पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे सोइल कौन सी चाहिए, ठीक है, रेनफॉल कितनी चाहिए, टेम्परेचर एज इट इज आपने याद रखना है, कोई तुक्का नहीं लगाना इसमें, जो टेम्परेचर है जो रेनफॉल है वैसे ही याद रखनी है।
अगली क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, वीट। वीट को कनक भी बोला जाता है। ये कौन सी है, रबी क्रॉप। ये रबी पैटर्न में बीजी जाने वाली क्रॉप है। वैसे ही सारा क्राइटेरिया सेम ही याद रखेंगे ये वाला। मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखा है रिक्वायर्ड क्या करती है, ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। एग्जैक्ट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। और उसके लिए रेन एनुअल में कितनी होनी चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर। मतलब 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। ब्रैकेट में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। क्या लिखी है, अगर वीट की कल्टीवेशन करनी है तो भाई इसका जो सोइंग मतलब बीज दिया उससे 15 दिन बाद आफ्टर रेन पड़ जाए तो अच्छी बात है। और इसके काटने पे यहाँ पर लिखा है ना हार्वेस्ट, काटने से पहले 15 दिन बारिश पड़ जाए, बिफोर लिखा है, तो ये इसके लिए बेस्ट है। 50 डेज याद रखना है, बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रोन इन। कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स में उगाई जाती है, जैसे पंजाब, कौन सी स्टेट आएगी भाई अब साथ में, हरियाणा। उसके बाद यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, बिहार स्टेट में वीट की कल्टीवेशन की जाती है। सोइल इसके लिए कौन कौन सी बढ़िया मानी जाती है, ब्लैक सोइल, डोमैट सोइल एंड लूम सोइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है इसकी कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद अदर क्राइटेरिया में याद रखना है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप। ओल्डेस्ट क्रॉप में मानी जाती है। जैसे इसकी कल्टीवेशन पुराने समय से होती है, जैसे अर्ली मैन के समय पे वीट की कल्टीवेशन होती जा रही है, ठीक है। तो वीट के लिए ये सारा क्राइटेरिया 5 नंबर के लिए आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आती है मेज। मेज मतलब मक्का भी बोलते हैं इसको। ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। सारा क्राइटेरिया वैसे ही याद रखना है हमने। आपकी टेक्स्ट बुक्स में बड़ा जरा कंफ्यूजिंग दिया है, मैंने आपको सीक्वेंस में एज इट इज ही आपने याद रखना है। और नोट्स में भी ऐसे दिया हुआ है। और आपको नोट्स के बाद कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा यहाँ से ही आएगा। मेज का टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल एनुअल कितनी चाहिए, 50 टू 100 सेंटीमीटर। जितनी भी रेनफॉल मैं करवा रहा हूँ, जितने टेम्परेचर करवा रहा हूँ, एग्जैक्ट उसी का है टेम्परेचर, उसी की फसल का, किसी का उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, ठीक है। जैसे आपका फोन नंबर आपका, ये किसी और का नहीं हो सकता, वैसे ही एग्जैक्ट डाटा वही है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर इंडिया में उगाई जाती है, कर्नाटका, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार एक्सेप्ट्रा सारे नोट्स में पड़े हैं। सोइल की बात करें तो ओल्ड एलुवियल सोइल, एलुवियल की ओल्ड जो टाइप है सोइल की, वो इसके लिए बेस्ट मानी जाएगी मेज के लिए। अदर क्राइटेरिया में कुछ याद रखना है आपने बात, जो मेज है वो फूड एंड फोडर दोनों क्रॉप है। ऐसी क्रॉप कौन सी है एग्जाम में आ सकता है जो फूड और फोडर दोनों है, तो मेज लिखना है आपने। मतलब फूड कैसे है, हम लोग भी इसको फूड की तरह यूज करते हैं, और जो बचा हुआ मटेरियल है वो जानवरों को फोडर के लिए यूज होता है। तो फूड एंड फोडर क्रॉप मेज दोनों है, ठीक है। अगली बात आपने इसकी क्राइटेरिया अदर क्राइटेरिया में याद रखनी है, वो क्या है, मेज मैंने क्या बोला है, खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है, लिखा भी होगा, ठीक है। पर एक्सेप्शनल केस क्या है, बिहार में इसको कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, रबी सीजन में। तो आपको यहाँ पर एक इन बिटवीन क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप है पर बिहार में रबी सीजन में उसको उगाया जाता है, तो वो मेज है, मक्की है, ठीक है। तो 5 नंबर में सारा क्राइटेरिया आपने लिखना है। उसके बाद भाई बढ़ते हैं अगली क्रॉप जिसका नाम क्या है, पल्सिस, दालें। दालें कौन सी है, रबी और खरीफ दोनों ही फसलें हैं। आपको आ सकता है ऐसी कौन सी फसल है जो रबी भी या खरीफ सीजन में भी उगाई जाती है, तो वो पल्सिस है, दालें है। पल्सिस करने से पहले कुछ पल्सिस याद रखनी पड़ेगी, जैसे तुर भी एक दाल है, उड़द भी एक दाल है, मूंग भी एक दाल है, और मसूर भी एक दाल है। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो, लाइव अपने किचन में जा सकते हो, मॉम से पूछ सकते हो, यहाँ पे कौन सी दाल है, कौन सी पल्सिस कौन सी है, उसका नाम देखो, उसकी शक्ल देखो, वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप कोई टेंशन की बात नहीं है। क्राइटेरिया क्या याद रखना है, सेम। टेम्परेचर कितना चाहिए पल्सिस को, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर में रेनफॉल चाहिए। कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में दाल की खेती की जाती है, पल्सिस की खेती की जाती है। उसके बाद अगर बात आती है सोइल, सोइल सभी प्रकार की सोइल्स में ये उग जाती है, जैसे लिखे ना ऑल टाइप्स ऑफ सोइल। पर इसके लिए बेस्ट सोइल कौन सी है, ड्राई लाइट सोइल। ड्राई लाइट सोइल में ये बेस्ट ग्रो करती है। अगली अदर क्राइटेरिया में आपने ये बात नोट रखनी है पल्सिस की, जो पल्सिस है रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी, मतलब रिस्टोर कर देती है फर्टिलिटी को। अगर सोइल की फर्टिलिटी कम है तो अगर पल्सिस कोई किसान उगाता है तो फर्टिलिटी बढ़ा देती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा देती है पल्सिस। दूसरी बात, जो इंडिया है लार्जेस्ट है पल्सिस का प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, मतलब प्रोड्यूस भी करता है, उगाता भी है दालें, और कंज्यूम भी करता है, खाता भी है दालें। तो अपनी सारा क्राइटेरिया ये पल्सिस के बारे में याद रखना है। आई होप ये पल्सिस भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद लास्ट जो फसल है वो कौन सी है, मिलेट्स। मिलेट्स बेसिकली
करने से पहले आपने कुछ फैक्चुअल डिटेल मिलेट्स की याद रखनी पड़ेगी। जैसे पहली है आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है? मोटे अनाज की फसलें, जिसका अनाज, जिसका बीज क्या होता है? मोटा होता है। तो आपको आ सकता है इन बिटवीन कोर्स ग्रेन फसल कौन सी है? तो मिलेट्स है। दूसरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेरेटिवली सभी जो फसलों से। अगली बात, रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, यहाँ पर आयरन इसमें और कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिलेट्स में। अब बात करते हैं मिलेट्स का फैक्चुअल डिटेल जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। जो मिलेट्स है वो 3 टाइप की मिलेट्स इंडिया में उगाई जाती है। पहली है ज्वार, दूसरी है बाजरा एंड लास्ट वन इज रागी। आपको आ सकता है मिलेट कितनी टाइप का है, तो आपने तीनों लिखना है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार, बाजरा और रागी का कुछ क्राइटेरिया वैसे ही डिस्कस करेंगे, जैसे सोयल, ग्रोन इन और अदर में। तो पहला ज्वार में क्या याद रखना है? सोयल। ज्वार की सोयल कौन सी है? सैंडी सोयल, शैलो ब्लैक सोयल। जो एक सैंडी सोयल में ग्रो की जाती है और शैलो ब्लैक सोयल में ग्रो की जाती है ज्वार की जो फसल होती है। कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटका एक्सेट्रा में ज्वार की खेती की जाती है। और यहाँ पर अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है? ये रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप मैंने पहले ही बताया, ऐसी क्रॉप है जिसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ऐसे एरियाज में उगाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, बारिश कम पड़ती है। तो रेन फेड क्रॉप कौन सी होती है? जहाँ जिसको बारिश की कम ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है इसका नीड लेस इरिगेशन, इसको कम इरिगेशन चाहिए, कम पानी चाहिए। अगली बात आती है बाजरा की। बाजरा की सोयल कौन सी है? सैंडी सोयल और शैलो ब्लैक सोयल में उगाई जाती है बाजरा। और अगला यहाँ पर कौन कौन से इंडिया की स्टेट्स में उगाई जाती है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में। और ये अदर बात आपने क्या याद रखनी है? ये फॉडर क्रॉप है। और दूसरा जो ज्वार है वो भी फॉडर क्रॉप है। तो ज्वार और बाजरा फॉडर क्रॉप है और रागी फॉडर क्रॉप नहीं होती, तो ये बात आपने नोट रखनी है। अगली बात लास्ट, रागी जो मिलेट्स की थर्ड टाइप है। सोयल कौन सी है? ब्लैक सोयल एंड सैंडी लूम सोयल में उगाई जाती है। इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स में? तमिल, यूके मतलब उत्तराखंड एंड कर्नाटका में उगाई जाती है। अदर बात क्या याद रखनी है रागी के बारे में? ड्राई रीजन क्रॉप है ये, ड्राई रीजन्स में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, मतलब जहां पर सूखा ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ आ गए। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर टाइप्स ऑफ मिलेट्स। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। जो मेजर क्रॉप थी, हमने इन सभी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद भाई बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट मेन हेडिंग के ऊपर, जिसका नाम क्या रहने वाला है? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इस स्लाइड में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? फूड क्रॉप्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली स्लाइड में भी हमने कुछ खाने वाली फसलों के बारे में डिस्कस किया था, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? अनाज के अलावा, जो अनाज के अलावा खाने वाली फसलें होती हैं, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। अदर देन ग्रेन्स का आपको कंसेप्ट जब मैंने आपको फसलें बताई ना, तब आपके दिमाग में अच्छी तरह छप जाएगा। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल हम 5 फसलों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली क्रॉप है शुगर केन, दूसरी है टी, तीसरी है कॉफी, चौथी है ऑयल सीड, पांचवी एंड लास्ट वन इज ए हॉर्टिकल्चर। ये सारी की सारी फसलें हैं जो ये क्या है? अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा खाने वाली फसलें हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन को बेसिकली हिंदी में जैसे आपको पता है ये गन्ना बोला जाता है। बेसिकली इसके बारे में आपको कुछ क्राइटेरिया याद रखनी है। क्या क्राइटेरिया? पहला है जैसे टेम्परेचर। शुगर केन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है एज इट इज। उसके बाद बात आती है एनुअल में रेनफॉल की। रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होनी ही चाहिए। पर आपने एक ब्रैकेट वाली बात यहाँ पर नोट रखनी है, बट हैवी रेनफॉल। अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ इससे भी तो क्या होता है? लो शुगर कंटेंट्स बनते हैं। मतलब अगर गन्ने से शुगर प्राप्त करनी है ना, तो उसमें 75 टू 100 सेंटीमीटर ही रेन पड़नी चाहिए अप्रोक्स, मतलब एवरेज। अगर इससे ज़्यादा होएगी ना, बहुत ज़्यादा होएगी, जैसे 200 सेंटीमीटर ही लगा लो, तो क्या है कि गन्ने से बनने वाली शुगर में उसको कंटेंट लॉस होएगा, मतलब वो कम शुगर बनेगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, अगली बात आती है ग्रोन इन। इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स में शुगर केन की खेती की जाती है? जैसे पहला है पंजाब, पंजाब के साथ बाय वन गेट वन फ्री मैंने बताया हरियाणा, हरियाणा के बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है कर्नाटका और एक्सेट्रा। सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए इतनी 4-5 स्टेट्स काफ़ी है, ठीक है, सफिशेंट है। उसके
बाद बात करते हैं सोइल की। मिट्टी कौन सी सूटेबल है शुगर केन की खेती के लिए? तो पहली मिट्टी का नाम है ब्लैक। ब्लैक सॉइल भी बढ़िया मानी जाती है। ब्लैक सॉइल किस कहाँ पर बढ़िया मानी जाती है? साउदर्न इंडिया में। अगर आप साउदर्न इंडिया में रह रहे हो तो आपके लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल है शुगर केन की खेती के लिए। उसके बाद बात आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल भी शुगर केन की खेती के लिए बढ़िया है, पर वो कहाँ पर है? गंगा प्लेन्स के आसपास, मतलब गंगा के इलाकों के आसपास। जैसे आप मैप में देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ पर एलुवियल सॉइल बेस्ट मानी जाती है शुगर केन की खेती के लिए। लास्ट सॉइल है इसकी लूम सॉइल। लूमी सॉइल भी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है शुगर केन के लिए। तो ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है। आगे लास्ट में बात करते हैं शुगर केन की अदर क्राइटेरिया में आपने क्या याद रखना है? प्रोडक्ट्स। शुगर केन से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है? एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला है जैगरी। जैगरी का मतलब क्या होता है? गुड़, जैसे आपको पता ही है। उसके बाद शुगर। शुगर भी बनाई जाती है गन्ने से। क्या बनता है? एक तो जैगरी बनती है, गुड़ बनता है, एक शुगर बनती है, और एक बनती है खंडसरी। खंडसरी बेसिकली जैसे आपने ब्राउन शुगर सुना होगा इंग्लिश में, उसको खंडसरी बोला जाता है। और लास्ट वन इज ए मोलेसिस। मोलेसिस को बेसिकली गुड़ ही बोलते हैं। क्यों? ये पिघला हुआ गुड़ होता है। मतलब जब गुड़ को क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो मोलेसिस बनता है। ये 4 प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं शुगर केन, मतलब जो गन्ने से बनते हैं। इसकी लास्ट अदर बात में ये याद रखनी है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। मतलब ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर आपको जीके का क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज के लिए, ये आपका ब्राजील क्या है, शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट रैंक आता है, और इंडिया हमारे का सेकंड रैंक आता है शुगर केन की प्रोडक्शन में। आई होप कि शुगर केन का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। 5 नंबर का यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता होता है, लॉन्ग जो होता है, क्राइटेरिया टू ग्रो शुगर केन इन इंडिया। तो आपने सारा क्राइटेरिया लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा सोइल कौन सी चाहिए भाई, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट से याद रखो भाई कितने हैं, इंडिया का कौन सा रैंक है। तो इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सारे का सारा कंसेप्ट नोट्स में डाला होगा बढ़िया तरीके से, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली क्रॉप करते हैं टी। टी की ब्रैकेट में लिखा है बेवरेज क्रॉप। ये बेवरेज क्रॉप में आती है। वैसे टी और कॉफी दोनों बेवरेज क्रॉप्स में आती है, ठीक है। बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है? जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टी का कंसेप्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी है, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। ये टी ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, टी की जो प्रोडक्शन है किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ब्रिटिश में। तो पहली बात है इसकी टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चाहिए भाई अगर टी की प्लांटेशन करनी है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक बात लिखी है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टी के टेंडर लीव है ना, वो ग्रो करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर भड़ास ज़्यादा होगी ना, तो टेंडर लीव, टी का जो लीव होता है ना, उसको टेंडर लीव बोला जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस तो आपने ये टेम्परेचर याद रखना ही रखना है। अगर टेंडर लीव को ह्यूमिडिटी मिलेगी, भड़ास मिलेगी, तो अच्छा ग्रो करेगा। तो ये 2 कंसेप्ट आपने टेम्परेचर में याद रखने हैं। अगली बात आती है रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए? तो है 150 टू 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल इसको बढ़िया तरीके से मिलनी चाहिए। आगे कंसेप्ट आता है ग्रोन। कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है? तो असम। असम में भी टी की खेती की जाती है। जैसे असम में बाग होते हैं टी के। तमिल। तमिल में भी की जाती है। और केरला। केरला में भी टी की खेती की जाती है। अगली बात आती है सोइल। सोइल कौन सी चाहिए भाई? तो इसके लिए एक सोइल है परफेक्ट, इसके लिए मानी जाती है लाइट लूमी सोइल। लाइट लूमी एक टाइप है सोइल की, जैसे हमने पीछे बहुत सारी सोइल की है, तो वैसे आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट में इसका अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है? जो टी है ना, उसको अबंडेंट मात्रा में स्किल्ड लेबर चाहिए इसकी प्लांटेशन करने के लिए। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा में। और ऐसे नहीं लेबर मुंह उठा के कोई भी लेबर इसकी कर सकता है। उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। उसको पता होना चाहिए टेंडर लीव कैसे तोड़ना है, कैसे जब टी का पौधा तैयार होता है उसको कैसे उसको अलग करना है। तो सारा का सारा स्किल्ड लेबर ही करती है ये सारी चीजों को। अगली बात क्या है टी के लिए? अदर बात में जो टी है ना, वो सोइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप है, इसीलिए इसको केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत पड़ती है। समझो इस बात को। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाली। तो जो टी है ना, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इतना ज्यादा थका देती है, मतलब इतना ज्यादा चूस लेती है, इतना ज्यादा वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ले लेती है, जिससे मिट्टी के बंजर होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है? केमिकल डाले जाते हैं इसमें, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, और मैन्योर मतलब खाद डाली जाती है, ताकि ये मिट्टी को ज्यादा एग्जॉस्ट ना कर सके। मतलब जितना ज्यादा एग्जॉस्ट करना है, वो ये सारी चीजों को एग्जॉस्ट कर दे, केमिकल को, फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर को, मिट्टी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो आपने ये 2 फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है, एक तो स्किल्ड लेबर वाली और एक सॉइल एग्जॉस्टिंग वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है। सॉइल एग्जॉस्टिंग है, इसीलिए इसमें ये सारे केमिकल, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। आई होप ये टी का कंसेप्ट
कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट किसका करते हैं, कॉफी का। कॉफी सेम बेवरेज क्रॉप है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया सेम ही रहेंगे सारे क्राइटेरिया। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए, 150 टू 200 सेंटीमीटर। और कहाँ कहाँ पर इंडिया में ग्रो की जाती है, तमिल तमिल में कॉफी की बड़ी सारी खेती की जाती है। कर्नाटका में की जाती है। केरला में कॉफी की प्रोडक्शन की जाती है। सोइल की बात करें, इसके लिए सोइल कौन सी बेस्ट रहेगी, तो आपने रखना है रेड सोइल, लाल मिट्टी लाल कलर की होती है। लेटराइट सोइल इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो एक्सेप्ट्रा में सारे नोट्स में दे दूंगा। उसके बाद अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है, इज ए एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब हम एक फसल को लार्ज लेवल के ऊपर उगाते हैं उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो कॉफी के बारे में आपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की याद रखनी है कंसेप्ट। और एक लास्ट में कंसेप्ट क्या रखना है कॉफी के बारे में, जो अरेबिका क्वालिटी ऑफ कॉफी ब्रॉड फ्रॉम यमन एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। समझो इस बात को, एक टाइप है कॉफी की बड़ी ज्यादा बेस्ट मानी जाती है अरेबिका। वो कहाँ से ब्रॉड की जाती है, यमन एक देश का नाम है, वहां से ब्रॉड की जाती है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया में उगाया जाता है। मतलब उसका बीज यमन से लिया जाता है और इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट इन बिटवीन या एमसीक्यूज में आ सकता है, अरेबिका क्वालिटी का जो बीज है कहाँ से ब्रॉड किया जाता है और कहाँ पर उगाया जाता है। ब्रॉड यमन से किया जाता है, उगाया इंडिया में जाता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉफी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सेकंड लास्ट क्रॉप कौन सी है, ऑयल सीड। ऑयल सीड बेसिकली ऐसे सीड होते हैं, ऐसे बीज होते हैं जिनसे ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनसे ऑयल को बनाया जाता है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ये वाली, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्या किया जाता है, बीज से तेल को निकाला जाता है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार की मशीन सेटअप होता है। यहाँ पर क्या है, कोई एनिमल लगा सकते हो, आजकल तो मॉडर्न मशीन्स भी आ गई हैं, आजकल भी इंडिया में ऐसी चलती है, जहाँ पर क्या किया जाता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है जानवर की हेल्प से। घुमाने के बाद इसका अच्छी तरह तेल निकाला जाता है। मतलब सीड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इसको मार्केट में बेचा जाता है। तो आई होप ये वीडियो देख के अंदाजा हो गया होगा। इसमें तो कुछ ज्यादा डाटा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही डाटा है। जैसे आपने ऑयल सीड याद रखने हैं, कौन कौन से इंडिया में ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनसे उनका तेल निकाला जाता है। जैसे पहले है मस्टर्ड, मस्टर्ड का ऑयल सीड होते हैं। उसके बाद कोकोनट, कोकोनट का भी वही तेल निकाला जाता है। उसके बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर का भी तेल निकाला जाता है। सोयाबीन का भी तेल निकाला जाता है। लाइमस्टोन का भी तेल निकाला जाता है। और उसके बाद ग्राउंडनट का भी तेल निकाला जाता है। सेसमे का भी तेल निकाला जाता है। कैस्टर का भी तेल निकाला जाता है। बस आपने कुछ फसलें याद रखनी जिनसे वो तेल निकाला जाता है। कुछ और क्राइटेरिया भी याद आपने रखना है। जो मैंने ग्राउंडनट लिखा है ना, ग्राउंडनट के बारे में क्या याद रखना है आपने, ग्राउंडनट जो है वो मेजर ऑयल सीड है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो मेजर ऑयल सीड है, जहाँ से आंध्र प्रदेश वाले लोग सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ग्राउंडनट है। ये फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। सेसमे के बारे में क्या है, खरीफ क्रॉप है ये नॉर्थ में है और रबी क्रॉप है वो साउथ में है। खरीफ और रबी का कंसेप्ट आपने याद रखना है। और कैस्टर के बारे में क्या याद रखना है, खरीफ भी और रबी भी है। बस ये 2-3 कंसेप्चुअल डिटेल आपने जिस बीज की मैंने कराई उसकी याद रखनी है। और लास्ट में आपने पॉइंट याद क्या रखना है, इंडिया इज ए लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया तेल निकालता है इन बीजों से। आई होप ये ऑयल सीड का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद लास्ट फसल बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बेसिकली ये लास्ट वाली है जो अदर देन ग्रेन्स में आती है। तो पहले हॉर्टिकल्चर का मीन क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब हम सब्जियां फ्रूट और फ्लावर की कल्टीवेशन करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। पहला कंसेप्ट समझ आ गया। अगला क्या है कंसेप्ट इसका, इंडिया इज द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया में मेजर प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, बड़ी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल। जितनी वर्ल्ड में वेजिटेबल उगाई जाती है उसमें से 13% इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का। यहाँ पर आपको 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वेजिटेबल कितने परसेंट इंडिया वर्ल्ड का ग्रो करता है, 13%। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। जो बेसिकली इंडिया में फ्रूट्स उगाए जाते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के फ्रूट उगाए जाते हैं। 2 रीजन आपने याद रखने हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स। ये ट्रॉपिकल में कौन से फ्रूट आते हैं और टेम्परेट में कौन से फ्रूट आते हैं, ये आपने समझना है। ट्रॉपिकल पहले मैप में देख लो, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है इंडिया का। और दूसरी तरफ टेम्परेट, टेम्परेट ये वाला एरिया कहलाता है इंडिया का, टेम्परेट जोन आता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल में आता है मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, लीची। आपने ये सारे याद रखने हैं, बस फैक्चुअल डिटेल एज इट इज याद रखनी है। टेम्परेट जोन में क्या आता है, एप्पल,
चेरी और ग्रेप्स एक्सेप्ट्रा आते हैं। आई होप ये हॉर्टिकल्चर का कंसेप्ट जो लास्ट था आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद इसकी अगली मेन हेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या रहने वाला है, नॉन फूड क्रॉप्स। इस वाली हेडिंग में हम, ये सेकंड लास्ट हेडिंग है, इसके बाद लास्ट वाली और चैप्टर खत्म होता है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ये हम इस हेडिंग का ऑपरेशन करके बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स भाई होती क्या है। जैसा नाम है वैसे ही काम है। नॉन फूड मतलब ऐसी क्रॉप तो होती हैं जिसको हम खा नहीं सकते, वो वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। अब इसमें बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस फोर क्रॉप्स। फोर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं नाम बता देता हूँ। पहली है रबड़, दूसरी है कॉटन, तीसरी है जूट एंड लास्ट वन इज फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी क्रॉप्स जिसको हम खा नहीं सकते पर उसकी सहायता से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो डेली लाइफ में बड़े ज्यादा काम आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट फसल है जो नॉन फूड क्रॉप है वो है रबड़। रबड़ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कराऊंगा ना भाई उतनी ही याद रखनी है। इसके कुछ क्राइटेरियाज है, वो पुराने वाले क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह रबड़ के बारे में कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो रबड़ की ब्रैकेट में लिखा है ये इक्वेटरल क्रॉप है, इक्वेटर रीजन्स में उगाई जाने वाली क्रॉप कहलाती है रबड़। अब बेसिकली आपने सबसे पहले समझना है इक्वेटर का मतलब क्या होता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। हमारी जो अर्थ है ना, पूरी की पूरी अर्थ है, उसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है इस प्रकार से। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। अब इक्वेटर ही एक ऐसा रीजन है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अगर आपको आ जाए ऐसा अर्थ का कौन सा रीजन है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये वाला एरिया कहलाता है जहां पर डायरेक्टली क्या पड़ती है, धूप पड़ती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन भी होता है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो इक्वेटर रीजन में उगाई जाने वाली जो क्रॉप होती है वो रबड़ होती है। और आपने दिमाग में हॉटनेस मतलब गर्मी को लेके आना है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ गर्मी का कंसेप्ट, क्योंकि जो रबड़ है ना वो पिघला के गर्मी से बनती है। पहले मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देख के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई रबड़ बनती कैसे है। पहले ना कुछ कट ऐसे ट्री को लगाए जाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए, मतलब कुछ कट लगा दिया, फिर इनमें से कुछ वाइट वाइट पदार्थ निकलता है, वाइट केमिकल लगा लो या वाइट मटेरियल कुछ भी लगा सकते हो। फिर इस वाइट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है अच्छी तरह किसी डब्बे वगैरह में कलेक्ट करके, फिर इसको फैक्ट्री में बुझाया जाता है। फैक्ट्री में जाके बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें इस लिक्विड पदार्थ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, रबड़ में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्यों हो पाया, क्योंकि गर्मी के कारण ही जो पेड़ से वो वाइट वाइट पदार्थ निकला था। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था हॉटनेस को आपने याद रखना है। आई होप ये वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि रबड़ की प्रोडक्शन कैसे पेड़ों से लेके फैक्ट्री तक की जाती है। अब कुछ क्राइटेरिया हमने डिस्कस करने हैं। जैसे पहला है टेम्परेचर। रबड़ की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस भाई टेम्परेचर होना ही चाहिए, तभी रबड़ की प्रोडक्शन हो सकती है। ब्रैकेट में लिखा है ह्यूमिड प्लस रेनफॉल, मतलब वहां पर भड़ास भी नहीं चाहिए और रेनफॉल भी होनी चाहिए, तभी रबड़ की जो प्रोडक्शन है बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। उसके बाद रेनफॉल एनुअल की बात करें, कितनी रेनफॉल चाहिए रबड़ की प्रोडक्शन के लिए, तो है 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पर होनी ही चाहिए। और उसके बाद कंसेप्ट आता है ग्रोन इन इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स में रबड़ की प्रोडक्शन की जाती है। जैसे तमिल और कर्नाटका में रबड़ की प्रोडक्शन की जाती है, और यहाँ पर जो केरला है वहां पर मैक्स प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सूटेबल टेम्परेचर पाया जाता है और चीप लेबर मिल जाती है। यहाँ पर इन बिटवीन आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर रबड़ की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो केरला है सबसे नीचे वाला जो स्टेट है, साउथ वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर केरला में क्या है, रबड़ की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर सूटेबल टेम्परेचर इतना 25 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है और वहां पर चीप लेबर मिल जाती है जो कट वगैरह लगाते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सॉइल की। रबर की प्रोडक्शन के लिए सॉइल कौन सी चाहिए, एलुवियल सॉइल भी इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल भी इसके लिए बेस्ट मानी गई है रबर की प्रोडक्शन के लिए। अदर क्राइटेरिया हमने वैसे ही याद रखना है, कुछ अदर बातें जो रबड़ के लिए, जो रबड़ है ना वो इम्पोर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट किसको बोला गया, कौन सी क्रॉप को, रबड़ को बोला गया। क्यों बोला गया है, इसका आंसर है बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल देती है, रॉ मटेरियल मतलब रबड़ से ऑटोमोबाइल से बनते हैं, जैसे कारों के टायर वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो हमारे कार में प्रोडक्ट्स होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। और फुटवेयर
फुटवेयर जो इंडस्ट्री है, जो हमारी चप्पलें वगैरह है, बूट वगैरह है, वो किससे बनता है? रबर से बनता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रबर है। तो क्यों है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल को और फुटवेयर इंडस्ट्री को, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। रबर के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा डाटा होएगा मैं सारा का सारा नोट्स में दे दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोट्स को पढ़ के आपके सारे डाउट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आई होप ये रबड़ का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगली क्रॉप करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में सेम क्राइटेरिया आपने याद रखना है। पहला क्राइटेरिया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कॉटन को कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको अबंडेंट सनशाइन चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब इसको अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में सनशाइन चाहिए, जो हमने टेम्परेचर में देख लिया 21 से 27 डिग्री तक। और कितने दिनों तक चाहिए? कम से कम 210 दिनों तक। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या होता है? धुंध नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर धूप पड़नी चाहिए इसकी प्रोडक्शन के लिए। इसकी प्रोडक्शन तभी बढ़िया होएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दो याद रखने हैं, टेम्परेचर में 21 से 27, और ये वाला नोट वाला ब्रैकेट वाला अपने कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए? 50 टू 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होनी चाहिए। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में ग्रो की जाती है? ग्रोन इन पंजाब में, पंजाब के साथ बाय वन गेट वन फ्री हरियाणा, और यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस वाला साइन है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि इस स्टेट में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, इन बिटवीन क्वेश्चन आता है तो कॉटन आता है, ठीक है। अगली बात आती है सोइल। सोइल कौन सी बेस्ट रहेगी इसके लिए? तो ब्लैक सोइल। तो आपने ये दिमाग में रखना है, ब्लैक सोइल कहाँ पर बेस्ट रहती है? डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला एरिया जो होता है डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, मैप में देख लो। और इसको याद रखने का तरीका, सोइल क्या होती है? ब्लैक होती है, और कॉटन क्या होती है? वाइट। तो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अदर बातों में, कुछ आपने बात याद रखनी है। जैसे ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन इज इंडिया, मतलब ओरिजिनल अगर ओरिजिन में बोला जाए इंडिया ही है, मतलब इंडिया ने सबसे पहले ग्रो की थी कॉटन। तो इंडिया जन्मदाता है कॉटन का, ऐसे याद रख सकते हो। अगली बात इसकी नोट क्या रखनी है आपने अदर बात में, जो कॉटन है प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती है उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। तो कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। कॉटन कपड़ा जो जिसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, एज कंपेरेटिवली कुछ अदर जो चीप धागे आते हैं। तो कॉटन से धागा बनता है और धागे से बहुत सारे कपड़े बनते हैं, कपड़े को बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपको कॉटन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कॉटन के बारे में सारे क्राइटेरिया लिखो, तो सारा लिखना है। इन बिटवीन आएगा तो सोइल के बारे में आ जाएगा या रेनफॉल के बारे में आ जाएगा। जो भी आएगा आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी बताई गई है पिछले सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आए हैं। उसके बाद भाई करते हैं थर्ड लास्ट क्रॉप, जिसका नाम क्या है? जूट। जूट को बेसिकली बोला जाता है गोल्डन फाइबर। पहला को तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज हर 2 साल बाद छोड़ के या 1 साल बाद छोड़ के आता है। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है। इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जूट की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उससे कैसे मटेरियल बनते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया पहले सेम डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो की जाती है जूट? जो है बिहार, बिहार में की जाती है। असम, असम में की जाती है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्लस वाला साइन है 70%। इंडिया में सबसे ज्यादा जो जूट की प्रोडक्शन है वो 70% अप्रोक्स वेस्ट बंगाल में की जाती है। सोयल कौन सी चाहिए जूट के लिए? तो लूमी सोयल इसके लिए बेस्ट मानी जाएगी। अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है? जूट्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बैग्स, मैट्स, रोप्स मतलब रस्सियां, यार्न मतलब धागा वगैरह बनता है, और कारपेट वगैरह यहाँ से इस जूट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने सारे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जूट से प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं और जूट देखने में कैसा होता है। तो बेसिकली जैसे आप वीडियो देख पा रहे हो, इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार की फसलों को पहले ग्रो किया जाता है, फिर इसको काटा जाता है, इसको ही जूट बोला जाता है, ठीक है। फिर इसकी लोडिंग वगैरह की जाती है, इसको ट्रकों में भरा जाता है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस सा करते हैं, ऐसा कुछ कीचड़ सा लगाते हैं इसके ऊपर, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है जूट की प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद जूट को जब ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है, इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, और फैक्ट्री में इसको धागे में कन्वर्ट करके और कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो उस धागे का। आई होप ये वीडियो देख के आपको जूट का प्रोडक्शन अच्छी तरह समझ आ गया। और इन धागों से क्या किया जाता है, इन सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। बैग भी बनाया जा सकता है, धागा भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कारपेट भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। आई होप ये जूट तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है फाइबर क्रॉप्स।
कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइबर बोली जाती है। फाइबर क्रॉप का बेसिकली हिंदी में मतलब क्या होता है, रेशे वाली फसलें, ऐसे फसलें जिसमें रेशे होते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ 4 फसलें आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग याद रखनी है, जैसे कॉटन, हेम्प, जूट और सिल्क। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कॉटन के सॉइल, तो कॉटन सॉइल से प्रोड्यूस की जाती है। हेम्प मतलब भांग होती है, ये भी सॉइल से प्रोड्यूस की जाती है। जूट मैंने करवा भी दिया, ये भी फाइबर क्रॉप में आती है, सॉइल से बनाई जाती है। और लास्ट में जो सिल्क है ना, वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस की जाती है। सिल्क बनाने वाले कीड़े होते हैं जिससे सिल्क को बनाया जाता है, सिल्क के धागे को बनाया जाता है। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये वाइट कलर के कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जिसको सिल्क वॉर्म बोला जाता है। सिल्क बनाने वाले कीड़े ये कुछ ऐसे धागे बनाते हैं और इन धागों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ये सिल्क बनाई जाती है, सिल्क का धागा बनाया जाता है। ठीक है, सिल्क के रिलेटेड आपने कुछ लास्ट बात नोट ये रखनी है, जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है ना उसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। आपको फाइबर क्रॉप्स आ सकता है, कौन कौन सी है, तो ये सारी क्रॉप्स लिखोगे। और सिल्क क्या है, सिल्क के कीड़े से तैयार किया जाता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसकी प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। आई होप ये सारी की सारी मेन हेडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई, जिसका नाम क्या था, नॉन फूड क्रॉप। उसके बाद भाई हम इस चैप्टर की लास्ट वाली हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब इस स्लाइड में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो आज की एग्रीकल्चर की जाती है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या सुधार आए हैं। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हमने पिछले भी स्लाइड्स में डिस्कस किया है, पुराने तरीके से भी एग्रीकल्चर की जाती थी, पर आजकल मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने लगे हैं किसान। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो स्प्रे थी हाथों से करते थे, आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया, ड्रोन की सहायता से भी स्प्रे की जाती है। कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम देखेंगे जिसमें एग्रीकल्चर में सुधार आया है। तो ये वाली लास्ट स्लाइड रहने वाली है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म होता है। तो बेसिकली इस स्लाइड की शुरुआत होती है इस लाइन से कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर में। मतलब अब इसको सुधारेगा कौन भाई, सरकार ही सुधारेगी। सरकार का ही काम है हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर करने में किसानों की हेल्प करे। मतलब अगर एग्रीकल्चर में कोई फ्लड वगैरह भी आ जाता है तो सरकार उसको बहुत सारी सहायता दे सकती है। कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है कि गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे एग्रीकल्चर में सुधार आता है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वैसे ही आपने बढ़िया तरीके से लिखने हैं। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग HYV सीड्स। अब बेसिकली किसानों को सरकार की तरफ से HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 2 तरह के सीड्स होते हैं, बीज जिसको बोला जाता है। एक होते हैं ट्रेडिशनल सीड्स और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, ऐसे समझ लो HYV सीड्स, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। HYV सीड्स का अगर एक बीज उगाओगे तो उससे प्रोडक्शन एज कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल सीड्स से ज़्यादा होती है। तो प्रोवाइड करवाए जाते हैं HYV सीड, जिससे एग्रीकल्चर में सुधार आता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सुधार ही आएगा। अगला पॉइंट है इसका, बहुत सारे सेमिनार्स लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फॉर फार्मर। मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बीज की क्वालिटी क्या है, मिट्टी पहले टेस्ट कराई जाती है, कौन सी फसल इसके ऊपर ग्रो कर सकती है। तो वही किसान अगर ग्रो करेगा तो बढ़िया तरीके से उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जैसे आप अपने ब्रेन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करते हो ना, कोई नॉन मेडिकल लेता है, कोई मेडिकल लेता है। अगर आंखें बंद करके आर्ट्स वाला नॉन मेडिकल ले लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। वैसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों को गाइड करती है। गाइड किसके थ्रू करती है, सेमिनार्स लगा के। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ आ गई। उसका अगला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, जिसमें बेसिकली लैंड डेवलपमेंट मतलब लैंड की कैसे डेवलपमेंट की जाए, मिट्टी को कैसे परखा जाए, वो सारी चीजें टेक्निक सेमिनार के थ्रू बताया जाता है किसानों को, ताकि किसान आने वाले समय में कोई धोखा ना खा सके, मिट्टी के ऊपर ऐसी फसल ना ग्रो कर दे कि जो उसके ऊपर ग्रो ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम चलाया गया कब कब के दौर का चलाया गया, एग्जाम में आपको इन बिटवीन या MCQs में आ सकता है। 1980s और 1990s के दौर में ये वाला प्रोग्राम तब से ये चल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रही है, जिससे क्या होता है एग्रीकल्चर में सुधार आता है, रिफॉर्म आता है। यही सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो हम डिस्कस कर लिए और आगे करने जा रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, पैसों की हेल्प। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्सिडी किसानों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी की एग्जाम्पल ले लो, आप अगर घर में सोलर पैनल लगाते हो, उसकी प्राइस है 10 रुपीज एग्जाम्पल के लिए। तो सरकार क्या करती है, हर स्टेट में सब्सिडी देती है। जैसे कुछ स्टेट 5 रुपीज दे देगी, कुछ स्टेट 6 रुपीज दे देगी। मतलब आपने क्या करना है, एक बार तो पैसे दे देने हैं, बाद में सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी, पैसों की हेल्प कराएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद भाई सरकार क्रॉप इंश्योरेंस भी करवाती है। क्रॉप इंश्योरेंस किसके द्वारा करवाया जाता है, एक बैंक का नाम याद रखना है, नाबार्ड। नाबार्ड एक बैंक है जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए खोला गया है सरकार की तरफ से। तो वो क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है, क्योंकि अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई पानी पानी हो जाए, साइक्लोन आ जाए और आग लग जाए फसलों को, या कोई भी और डिजास्टर आ जाए, तो उससे बचने के लिए किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसका एम क्या है, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, किसानों का कोई नुकसान ना हो, इस रिफॉर्म्स का यही एम है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, क्रॉप इंश्योरेंस किस बैंक के द्वारा करवाया जाता है, तो नाबार्ड। और इसका एम क्या है, रिस्क को रिड्यूस करना। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट हेडिंग का, स्कीम्स किसानों के लिए लागू की गई है। जैसे आपने दो स्कीम्स याद रखनी है अपनी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। पहली स्कीम है PAIS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जिसमें क्या किया जाता है, पर्सनली किसान का जो एक्सीडेंटली इंश्योरेंस किया जाता है क्रॉप का, वही एक जैसा ही है। बस आपने इसकी एब्रिविएशन याद रखनी है PAIS, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, जो किसानों के लिए, फसलों के लिए करवाई जाती है। आगे दूसरी स्कीम है KCC, ये आपने सुना भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं। जैसे उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदना है और कुछ HYV किस्म के महंगे सीड्स खरीदने हैं, तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा किसानों को, जो किसान आसानी से बाद में किस्तों में पे कर सकते हैं। तो ये तो थी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव, जो किसानों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने किए हैं। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताओ सरकार की तरफ से। ठीक है, या आपको इन बिटवीन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो आपको PAIS की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, या क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लागू किया गया था, कब से शुरू है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, नोट्स में सारी बनी बनाई खीर, सारे क्वेश्चन आपको हेडिंग वाइज है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इस हेडिंग का कंसेप्ट आता है अबाउट ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है, अब बेसिकली एक आपने याद रखना है कंसेप्ट, एक ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। इसके द्वारा शुरू किया गया था, वर्गीस कुरियन एक बंदे का नाम है, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ऑपरेशन फ्लड ना उससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। अब बेसिकली कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया था जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा कम हो गई थी। तो बेसिकली इस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था इस ऑपरेशन ने, ऑपरेशन फ्लड। ऐसे याद रख लो, मिल्क में ऑपरेशन फ्लड ही आ गया था, फ्लड आ गया था, मिल्क की जो कमी हुई थी वो पूरी हो गई थी। ठीक है, इसका एम क्या था, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। आपको व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन फ्लड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, कैसे याद रख लो कि व्हाइट भी मिल्क होता है, मिल्क भी व्हाइट होता है, को ऐसे याद रख लो। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।